चलो देखो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? एसपीएफ। एसपीएफ का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, उसमें कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मैंने कैसे जाता है, मैंने पूरा आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, एसपीएफ क्या होता है सुनो। एसपीएफ जो होता है ये एक प्रकार का प्रोविडेंट फंड है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रेलवे, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, लोकल बॉडीज, यूनिवर्सिटी और सारे रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर अप्लाई होता है। मतलब यहां पर काम कर रहे एम्प्लॉय लोगों का अगर पीएफ कटेगा तो जाके सीधा कहां जमा होगा? एसपीएफ में ही जमा होगा। ठीक है, प्रोविडेंट फंड टोटल 4 प्रकार के होते हैं, आरपीएफ, एसपीएफ, यूआरपीएफ और पीपीएफ। तो इसमें जो एसपीएफ वाला जो है ना, एसपीएफ वाला, ये इनके ऊपर अप्लाई होता है। बाकी जो नॉर्मल क्या बोलते हैं, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय या अदर देन ये वाले एम्प्लॉइज की अगर बात करूं तो उनका पैसा या तो आरपीएफ में जाएगा या फिर कहां जाएगा? यूआरपीएफ में जाएगा। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब आपकी मर्जी, यहां पे कोई एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है। आप जाओ बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, आप पीपीएफ अकाउंट खोलवा लो और अपना मर्जी से आप अपना पैसा जमा कर सकते हो। यहां पे कोई एम्प्लॉयर का रोल नहीं रहता है पीपीएफ में, लेकिन एम्प्लॉयर का रोल कहां पर रहेगा? ये 3 में। अगर आप ये वाले एम्प्लॉय हो तो आपका पैसा कहां जाएगा? या फिर यहाँ अगर आप ये वाले एम्प्लॉय नहीं हो तो आपका पैसा या तो आरपीएफ में जाएगा या फिर कहां जाएगा? यूआरपीएफ में जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को है ना प्रोविडेंट फंड के कंपोनेंट को समझना पड़ेगा। एक होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C वाला। मतलब 80C मतलब चैप्टर 6A का डिडक्शन लेना रहता है। एक होता है आपका इंटरेस्ट क्रेडिट जो हो रहा है प्रोविडेंट फंड में, और जो मैच्योरिटी होने पे लमसम अमाउंट मिलती है वो। ये 5 चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है एसपीएफ के केस में, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है बट सेपरेटली टैक्सेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ग्रॉस बेसिक सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। मतलब एक बार ग्रॉस बेसिक सैलरी ले लिए, मतलब एसपीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसमें जुड़ा हुआ इंक्लूडेड रहता है। 80C का डिडक्शन अवेलेबल है क्या? हाँ अवेलेबल है, बट आपने क्या नहीं किया हुआ होगा? ऑप्ट आउट नहीं। अगर आप देखो, 2 रिजीम होती है टैक्स की, एक ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, ये तो पता है। ओल्ड रिजीम में हो तो डिडक्शंस मिलते हैं और न्यू रिजीम में है तो डिडक्शन नहीं मिलते हैं। तो एसपीएफ में वही बोलना चाह रहा है कि आपका जो एम्प्लॉय वाला जो कंट्रीब्यूशन है, कौन सा वाला? कभी भी 80C की डिडक्शन लेने जाओगे ना तो वहां पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात नहीं होती। किसकी बात होती है? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की। तो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इफ एम्प्लॉय हैज ऑप्टेड आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी 1A। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मतलब न्यू रिजीम को डिफॉल्ट। हाँ, न्यू वाले से ऑप्ट आउट करना मतलब ओल्ड वाले में रहना। हरी बात समझ में? हाँ, मतलब है ना, ऐसा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट कोई सेटिंग रहती है ना मोबाइल पे, वैसे इनकम टैक्स वालों ने भी बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम में ही सबको डाल दिया, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो? न्यू रिजीम में आने की कोशिश कर, मतलब ओल्ड में आप ऑप्ट आउट कर रहे हो। क्लियर है मेरी बात? अगर आपने ऑप्ट आउट किया हुआ है डिफॉल्ट रिजीम से तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। कौन से वाले पोर्शन का मिलता है? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का मिलता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का नहीं मिलता है। यहां पे लिखा है देखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C किसका? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात ही नहीं होती है डिडक्शन में। क्लियर है? हाँ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड। एसपीएफ का जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है ना, इंटरेस्ट क्रेडिट होता है उसके अकाउंट में, तो वो भी क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। कौन से सेक्शन में? ठीक है। और जो लमसम अमाउंट मिलेगी एसपीएफ की, वो भी कहां एग्जेम्प्ट होगा? अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में। इतनी बात क्लियर है? एसपीएफ के बाद अब आप लोग आ जाओ किसमें? पीपीएफ में। पीपीएफ जो ऑपरेट होता है कौन से एक्ट के अंतर्गत ऑपरेट होता है? इट इज ऑपरेटेड अंडर पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968। और एसपीएफ के बारे में देखें तो एसपीएफ को कौन गवर्न करता है? एसपीएफ इज गवर्न बाय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। ठीक है, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 और पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968। ठीक,
अ मेंबर ऑफ दिस फंड इज ओपन, अ मेंबरशिप ऑफ दिस फंड इज ओपन फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर प्रकार का इंडिविजुअल यहाँ पे क्या जाके मेंबरशिप ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप नौकरी में होगे तभी पीपीएफ खोलोगे। आप बिजनेसमैन हो, आप अर्निंग पर्सन हो, चाहे किसी भी सोर्स से इनकम कमाओ, आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो और वहां पे पैसा जमा कर सकते हो। इट इज आइडियली सुटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं ना, उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता है ये, क्योंकि उनका कहीं से पीएफ कटना है नहीं इसलिए। तो यहां पर भी वही पांचों बातें। सबसे पहली बात एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पीपीएफ में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर है ही नहीं, तो कंट्रीब्यूट कौन करेगा। आ रही बात समझ में। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे एम्प्लॉय अगर आप किसी के यहाँ काम नहीं कर रहे हो तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। यहाँ पे एम्प्लॉय बोलने का मतलब जो पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो जो जमा करेगा, तो एम्प्लॉय तो नहीं है लेकिन एक एसईसी तो है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डन आउट ऑफ इनकम अर्न्ड, हेंस नॉट सेपरेटली टैक्सेबल। पहले एक बात बताओ, सुनो, आपने, आप बिजनेस करते हो, नौकरी नहीं करते, तो आपकी कौन सी इनकम होगी, बिजनेस की। आपने बिजनेस से साल भर में 10 लाख रुपए कमाया, मतलब टैक्सेबल इनकम आपकी 10 लाख है, और उस 10 लाख में से आपने 1,50,000 रुपए पीपीएफ में डलवा दिया, तो आप बिजनेस इनकम कितनी शो कर रहे हो आप अपनी, 10 लाख, और आप इन्वेस्टमेंट कितना कर दिए पीपीएफ में, 1,50,000। तो 1,50,000 आपकी इनकम है, वो तो इन्वेस्टमेंट है ना भाई, आपने अपनी इनकम में से इन्वेस्ट किया है। आ रही बात समझ में। आपने पैसा इन्वेस्ट कहां से किया, जो कमाया उसमें से इन्वेस्ट किया ना, तो सेपरेटली टैक्सेबल थोड़ी होगा वो। और आप तो 10 लाख दिखा दियो बिजनेस इनकम, उसी में से ही तो 1.5 लाख रुपए आप जमा कर रहे हो, जो टैक्स करके जो बचा उसी में से। हाँ, तो इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। पीपीएफ में जो पैसा जमा हो रहा है वो क्या है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है आउट ऑफ इनकम, जो कि आप अपनी इनकम में से इन्वेस्टमेंट करते हो, हैंस नॉट सेपरेटली टैक्सेबल, अलग से टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे भाई यहां पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन को सेपरेटली आप टैक्सेबल करते थे क्या, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो किस में जुड़ा हुआ रहता था, बेसिक सैलरी में। वैसे यहां पर भी आपकी इनकम में जुड़ा हुआ है, उसी में से तो आप जाके क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आ रही बात समझ में। ये हो गया पीपीएफ। अब इसके बाद आगे बात करेंगे डिडक्शन की। यहां पर भी वही बात, एलिजिबल फॉर डिडक्शन ये भी है, बट आप किसमें से ऑप्ट आउट हो चुके हो, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से आप बाहर आ गए हो, ठीक है, तब आप इसका डिडक्शन ले सकते हो। कौन से सेक्शन में, 80C में। ठीक, उसके बाद पीपीएफ का जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, पीपीएफ का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट। ये भी बात कहां लिखी हुई है, पीपीएफ का जो इंटरेस्ट होता है वो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट। ये भी बात कहां लिखी हुई है, अंडर सेक्शन 10(11) में ही लिखी हुई है। आ रही बात समझ में। और पीपीएफ का जो लमसम अमाउंट मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा, वो कहां से, ये भी बात कहां लिखी हुई है, अंडर सेक्शन 10(11) में लिखी हुई है। हाँ, अभी जो सेक्शंस में कोट कर रहा हूं इनकम टैक्स एक्ट के ही कर रहा हूं, ठीक, अंडर सेक्शन 10(11). इतनी बात समझ में आई। ये पूरा एग्जेम्प्ट होगा। तो अभी हमने 2 प्रकार के प्रोविडेंट फंड खत्म किए, कौन कौन सा, एसपीएफ और पीपीएफ, ठीक है। और इसके 5 कंपोनेंट है, एक होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, दूसरा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, उसके बाद डिडक्शन, उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड और लमसम पेमेंट, ठीक है। हाँ, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, कंट्रीब्यूट मतलब उसकी सैलरी से पीएफ कट रहा है बोल रहा है वो, मतलब काट रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, करना पड़ेगा। हाँ, जरूरी थोड़ी खुलवाना हो, तो आपकी मर्जी है पीपीएफ में खुलवाना। चलो आगे बढ़े। तो हमने अभी एसपीएफ और क्या खत्म किया, पीपीएफ, एसपीएफ और पीपीएफ खत्म किया, ठीक है। तो एसपीएफ और पीपीएफ की 2 चीजों के एग्जेम्पशन के बारे में मैंने बात बताई।
इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो, और लमसम अमाउंट मिलता है वो। दोनों कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है कि एग्जेम्प्ट होंगे? सेक्शन 10, 11 में एग्जेम्प्ट होंगे। क्लियर है मेरी बात? चलो अब अपन बात करते हैं किसकी? आरपीएफ की। आरपीएफ, आरपीएफ का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आरपीएफ का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा प्रोविडेंट फंड जो रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त है। अब मान्यता देगा कौन, रिकॉग्नाइज करेगा कौन? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसमें मुहर लगा देगा कि हाँ आज से प्रोविडेंट फंड क्या है? रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता है, हम मान्यता दे रहे हैं इसको कि हाँ ये प्रोविडेंट फंड है, तो वो क्या बन जाएगा? रिकॉग्नाइज बन जाएगा। इट इज अ प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स। इट इज गवर्न बाय पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 4 टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है ना आरपीएफ में, वो कितना एग्जेम्प्ट होता है? 12% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना एग्जेम्प्ट होता है? सैलरी के 12%। तो यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है? नोट नंबर 1 में भी लिखा हुआ है, पढ़ेंगे अपन। ठीक है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो टैक्सेबल होता है, बट सेपरेटली टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि वो अमाउंट ऑलरेडी कहां इंक्लूड है? ग्रॉस बेसिक सैलरी में इंक्लूडेड है। ठीक। डिडक्शन मिलती है क्या? हाँ मिलेगी, बट आप ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, आपको ओल्ड रिजिम में रहना पड़ेगा, तब मिलेगी डिडक्शन 80C वाली। इंटरेस्ट क्रेडिट टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा वो कितना एग्जाम्प्ट होगा? अप टू 9.5% ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ब्याज किस पर मिलता है पहले वो बताओ। आपको ब्याज किसके ऊपर मिलेगा? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके बैंक में 25,000 रुपए जमा है अभी, आप हर महीने 500 500 500 500 डालते हो, तो जो हर महीने 500 डाल रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपको ब्याज किसके ऊपर देगा? बैंक जो आपका पैसा जमा है उसके ऊपर देगा ना। तो जो पैसा जमा हो तो उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। तो आपका इंटरेस्ट क्रेडिट कितना होगा, सॉरी इंटरेस्ट एग्जाम कितना होगा? 9.5% पर एनम ऑफ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस जितना अकाउंट में पैसा जमा होगा ना, उसके 9.5% तक का ब्याज क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। हाँ 9,500 तक एग्जाम्प्ट है। बाकी जैसे मान लो आपको 10,000 ब्याज मिल रहा है 10% के हिसाब से, लेकिन 1 लाख आपके अकाउंट में जमा है, तो कितना रुपया आया? 9.5, तो 500 रुपए टैक्सेबल। आ रही बात समझ में? 500 रुपए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। हाँ मान लो आपको प्रोविडेंट फंड के ऊपर ब्याज मिला 10,000 10% के हिसाब से, लेकिन एग्जाम कितना होता है? 9,500 1 लाख का। मान लो आप, मतलब मैं अगर अच्छे से बोल के बताऊं, मान लो आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा है 1 लाख रुपए। कितना रुपए जमा है? 1 लाख। इसके ऊपर अपने को 10% के हिसाब से क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। तो कितना मिलेगा? और 1 लाख रुपए ही जमा है, उसका कितने रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है? तो 9,500 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, तो बचेगा कितना? ये टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? 500 रुपए टैक्सेबल। इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब आरपीएफ का जो लमसम अमाउंट है जब मैच्योर होता है, तो आरपीएफ का जो लमसम अमाउंट है वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। क्या होगा? एग्जेम्प्ट। बट आगे क्या लिखा है? यहां पे सिर्फ एग्जेम्प्ट लिखा था एसपीएफ और पीपीएफ में, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? एग्जेम्प्ट बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। एग्जेम्प्ट बट एग्जेम्प्ट लिखा है, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ये वाली बात कहां लिखी हुई है? एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 12। आरपीएफ का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट होता है। कहां तक एग्जेम्प्ट होगा? बट उसके एग्जाम्पशन के बारे में क्या लिखा है?
कि किसी कंडीशन के बेस पे ही वो फुलफिल करना पड़ेगा, तब वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी कहाँ लिखी हुई है? नोट नंबर 2 में अभी पढ़ेंगे। सर्टेन कंडीशंस, क्या है वो कंडीशन। ठीक, तो अभी कंडीशन में आ रहे हैं अपन। ये देखो, ये दिख रहा है फ्लो चार्ट टाइप का, ये कंडीशन है, अभी पढ़ेंगे। तो आरपीएफ में सबसे पहले बताओ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? एग्जेम्प्ट, सॉरी 12% तक एग्जेम्प्ट। ठीक है, 12% ऑफ एग्जेम्प्ट। और किस चीज का 12% निकालेंगे? सैलरी का। दूसरा, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या होगा? टैक्सेबल होता है, बट सेपरेटली टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि वो अमाउंट ग्रॉस बेसिक सैलरी में जुड़ी हुई होती है। तीसरा होता है डिडक्शन मिलेगी कि हाँ मिलेगी, लेकिन आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से। उसके बाद चौथे नंबर पर क्या बोलता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन 9.5% तक एग्जेम्प्ट। किस चीज का 9.5%? क्रेडिट बैलेंस जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में है। और लमसम पेमेंट एग्जेम्प्ट होगा कौन से सेक्शन में? सेक्शन सब मतलब अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 में, बट कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी तब। ठीक है, अभी इसके ऊपर मैं क्वेश्चन एग्जांपल करवाऊंगा ना। अभी सिर्फ है ना आप लोगों को 12% और 9.5% याद रखो, इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर देखो 12% किस चीज का लिखा था? तो यहां पर सैलरी मतलब क्या? यहां पर 12% किसका लिखा है? सैलरी। तो सैलरी मतलब क्या? सैलरी जब कैलकुलेट करोगे किसके लिए? आरपीएफ के लिए। जब आप आरपीएफ में वो 12% निकालोगे ना, तो उसके लिए सैलरी चाहिए रहेगी। क्या चाहिए रहेगी? सैलरी। तो सैलरी मतलब क्या? बेसिक सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स प्लस डियरनेस पे प्लस डियरनेस अलाउंस एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। ठीक है, मतलब आपको, हाँ मतलब वही है। हाँ हाँ, अभी आप लोग जब एचआरए पढ़ोगे तो अभी अलाउंस में आए नहीं, अपन आएंगे। तो एचआरए की जो सैलरी होती है और आरपीएफ के लिए जो सैलरी होती है, दोनों सेम होती है। मतलब यही जब मैं एचआरए पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो यही सेम टू सेम सैलरी वहां पर भी आप लोगों को नोट कराऊंगा। लेकिन यहाँ पे सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ आरपीएफ है, और वहां पे लिखूंगा सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए। क्या क्या जुड़ता है इसमें? बेसिक सैलरी, कमीशन ऑन सेल्स। नॉर्मल देखो, कमीशन जो होता है ना फिक्स्ड अमाउंट भी होता है, और सेल का कुछ परसेंटेज भी होता है। ठीक है, तो कमीशन ऑन सेल्स हो गया, बेसिक सैलरी हो गया, डियरनेस पे हो गया, और डियरनेस अलाउंस। अच्छा, डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंस के बारे में सुनो क्या होता है। डियरनेस अलाउंस है ना एक प्रकार का अलाउंस है, और डियरनेस पे जो है ना एक प्रकार की सैलरी का पार्ट माना जाता है। तो डियरनेस अलाउंस जब लोगे ना, तो हमेशा आपको चेक करना पड़ेगा एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एज पर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट है कि नहीं। लेकिन डियरनेस पे जब लोगे ना, तो यहाँ पे कोई कंडीशन चेक नहीं करनी। क्यों? क्योंकि डियरनेस पे को हमेशा ये माना जाता है कि वो हमेशा एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही है। हरी बात समझे, एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही है, इसलिए इसमें कंडीशन नहीं देखेंगे। लेकिन डियरनेस अलाउंस जब लोगे, तो वहां पर आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कंडीशनल वाला है कि नहीं। होगा तो लेना, नहीं होगा तो नहीं लेना है। इतनी बात क्लियर है? अब जब हम लमसम अमाउंट की बात किए थे, तो मैंने नोट नंबर 2 बताया था कि भाई लमसम अमाउंट अगर आरपीएफ को मिलेगा, तो वो नॉर्मली क्या लिखा हुआ? एग्जेम्प्ट है। ये बात लिखी हुई है कहां पर? सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 में लिखी हुई है कि एग्जेम्प्ट है। बट कुछ कंडीशन ऐसी है, उन कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा, तब वो एग्जेम्प्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सुनो, नोट नंबर 2 पढ़ो। एग्जेम्पशन ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ आरपीएफ पेबल टू एम्प्लॉय। एक्यूमुलेटेड बैलेंस मतलब ये लमसम पेमेंट, इसी की बात हो रही है। जो आरपीएफ में इकट्ठा हो जाता है ना पैसा, उसको एक्यूमुलेटेड बैलेंस बोलते हैं। तो उसका लमसम पेमेंट करते हैं। ठीक, तो एग्जेम्पशन कब होगा? सबसे पहले पढ़ो, एम्प्लॉय रेंडर्ड सर्विस ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स। एम्प्लॉयर क्या काम कर रहे हैं ना एम्प्लॉय, तो कम से कम उसको कितना साल काम करना पड़ेगा? 1 साल काम किए, आपका पीएफ कटा है। 1 साल काम कर लिए, 1 साल काम करने के बदले आपका पीएफ कटा है। तो यहां पर एग्जेम्पशन लेने के लिए आपको टोटल कितने साल काम करने पड़ेंगे? मिनिमम 5 साल तक काम करना पड़ेगा।
ठीक है। अगर आपने 5 साल तक काम किया है और उसके बाद 5 साल तक काम करने के बाद आप पीएफ का पैसा निकाल रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, या फिर लमसम पेमेंट आपको मिल रहा है, तो वो अमाउंट क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। वो अमाउंट क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। अगर आपने 5 साल तक काम नहीं किया है, 5 साल तक काम नहीं किया मतलब 5 साल के पहले ही नौकरी छूट गई, तो छूटने का कारण क्या था वो देखा जाएगा। बीमारी की वजह से छूट गई, कुछ ऐसे एम्प्लॉयर के बिजनेस का डिसकंटिन्यूस हो गया, डिसकंटिन्यूस समझते हो, एम्प्लॉयर का बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया, या फिर उसका बिजनेस क्या हो गया? कम हो गया। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो वाला एग्रीमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना। बिजनेस पहले 50 मतलब पहले बड़े पैमाने में काम करता था, अब बिजनेस उसका क्या हो गया? छोटा हो गया, या फिर बिजनेस बंद हो गया, जिसके कारण से उसकी नौकरी छूट गई। और तीसरा रीजन क्या है? एनी अदर कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय ने टोटल 5 साल तक कंटिन्यूस सर्विस की है, ये बात अगर हाँ है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा लमसम अमाउंट। लेकिन अगर नहीं है तो देखना है नौकरी छूटी तो छूटी किस वजह से? 3 वजह से छूटी। क्या? बीमारी की वजह से, एम्प्लॉयर का काम कम हो गया, या फिर बंद हो गया। क्या कि अगर कोई ऐसी कंडीशन थे जो एम्प्लॉय के बियॉन्ड कंट्रोल थे, उसके कंट्रोल में नहीं थे। ये 3 कंडीशन ऐसी थी। अगर ऐसा है, अगर ऐसी बात होती है तो ये क्या हो जाएगा? एग्जाम। अगर नहीं है तो फिर आगे आपको ये कंडीशन फिर से चेक करनी है, उसके नियंत्रण के बाहर, आपके हाथ में वो कंडीशन नहीं थी, नौकरी छूट गई, आपके कंट्रोल में नहीं था। हाँ, तो वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है। अगर ये बात है इन 3 कारणों से अगर आपका नौकरी छूटा है तो क्या हो जाएगा? वो पीएफ का जो पैसा मिलेगा एग्जाम। लेकिन अगर नहीं है, वेदर द एंटायर बैलेंस ट्रांसफर टू आरपीएफ मेंटेन्ड बाय न्यू एम्प्लॉयर और हिज एनपीएस अकाउंट अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। तो क्या होता है मालूम है? जैसे आप एक जगह से नौकरी छोड़े किसी भी कारण से, तो दूसरे जगह फिर हो सकता है कि आप नौकरी दूसरे जगह जाके कंटिन्यू करोगे, तो दूसरे जगह नौकरी करोगे तो आपका न्यू एम्प्लॉयर बन जाएगा, वो भी पीएफ काटेगा। तो पीएफ का रूल ये है कि नौकरी अगर एक जगह से छोड़ रहे हो दूसरी जगह जाके ज्वाइन कर रहे हो, तो पिछला वाला जो बैलेंस है ना, वो वाला जो फंड बैलेंस है वो उठ के नया एम्प्लॉयर भी उसी में डालना चालू कर देगा। मतलब आपने अपना प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया किसके अंडर में? नए एम्प्लॉयर के अंडर में ट्रांसफर कर दिया। पीएफ अकाउंट नंबर सेम रहता है, बस वहां पे एम्प्लॉयर चेंज हो जाता है। ठीक है। मतलब पहले आप पुराने एम्प्लॉयर के अंडर में काम करते थे तो पुराना एम्प्लॉयर डालता था पैसा, अब आपकी नौकरी छूट गई, आप लग गए नए वाले के यहाँ पे। ठीक है। तो नए वाले के यहाँ लग गए तो नया वाला जब पैसा डालना चालू कर देगा तो नए एम्प्लॉयर का नाम आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आपको ये चेक करना है, अगर आपकी नौकरी छूटी किन 3 कारणों से, इन 3 कारणों से, तो आपने जो पैसा जो जमा था उसको किया क्या? अगर पैसा जो जमा था आपने नए एम्प्लॉयर वाले में ट्रांसफर करवा दिया, या फिर आपने एक एनपीएस, एनपीएस मतलब होता है पेंशन स्कीम होती है, न्यू पेंशन स्कीम करके एक है, 80 सीसीडी के अंतर्गत आती है। तो ये पेंशन स्कीम में आपने वो पैसा जमा करवा दिया, पीएफ का पैसा निकाल के कहां डलवा दिए? एनपीएस में डलवा दिए, या फिर आरपीएफ नए एम्प्लॉयर वाले में डलवा दिए। अगर ऐसा है यस तो ये क्या हो जाएगा, और नो होगा तो आई बात समझ में? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सिर्फ ये किससे रिलेटेड है? आरपीएफ से रिलेटेड है बस। ये आरपीएफ का जो मैच्योरिटी अमाउंट बोल लो, लमसम अमाउंट बोल लो, एक्यूमुलेटेड बैलेंस का विड्रॉल बोल लो, अलग अलग नाम से अलग अलग समय में बोला जाता है। जो इकट्ठा होकर पैसा मिलता है ना मैच्योरिटी के टाइम पे, वो एग्जेम्प्ट होता है। ये बात कहां लिखी हुई है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 में। लेकिन कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है? फुलफिल करनी पड़ेगी नहीं, उसकी टैक्सेबिलिटी बता रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर आपने कंटिन्यूस 5 साल तक कहीं पे काम किया है तो एग्जेम्प्ट, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। कंटिन्यूस 5 साल तक काम नहीं किया है तो देखना पड़ेगा नौकरी छूटी तो क्यों छूटी? बीमारी की वजह से, एम्प्लॉयर का बिजनेस कम हो गया या बंद हो गया, और तीसरा क्या था? ऐसा कोई कारण था जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं था। ठीक है। इस कारण से अगर नौकरी छूटी है तो एग्जाम, और इस कारण से नौकरी नहीं छूटी है तो आपको देखना पड़ेगा जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा था उसका आपने क्या किया, पैसा निकाल के खा लिए क्या, तो टैक्सेबल हो जाएगा।
अगर पैसा निकाले हो और उसको नए एम्प्लॉयर के प्रोविडेंट फंड वाले में कंटिन्यू करवा दिए, या फिर उस पैसे को निकाल के एनपीएस में डलवा दिए, टीसीसीडी वाला, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपने पैसा ऐसा नहीं किया है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्लियर है? हाँ, तो कंपनी से निकाल दिए जो उसके कंट्रोल में नहीं था। इसका एक एग्जांपल अगर बोलूं तो रिट्रेंचमेंट हो गया एम्प्लॉय का। रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट समझते हो? एक साथ 50 एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, उसके कंट्रोल में थी क्या सिचुएशन? नहीं थी। कोरोना आ गया जिसके कारण नौकरी निकल गई। बहुत सारे आप एग्जांपल सोच सकते हो जो इसके कंट्रोल, कोरोना आना उसके कंट्रोल में था क्या? नहीं। कंपनी ने रिट्रेंचमेंट कर दिया? नहीं। ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल और एमसीक्यू दोनों में आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जब 5 साल आप लोग काउंट करोगे ना, 5 साल तक कंटिन्यू काम किया है उसको देखना है ना, तो आपको है ना प्रीवियस एम्प्लॉयर और करंट एम्प्लॉयर दोनों का मिलाकर देखना है। जैसे भाई आपने पिछले वाले के यहाँ टोटल 2 साल काम किया, ठीक है, और उसके बाद वही वाला प्रोविडेंट फंड का बैलेंस को आप दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ ट्रांसफर करवा दिए तो एग्जेम्प्ट हो गया। फिर वहां पर आप टोटल 3 साल काम किए, तो दोनों मिला के टोटल आपने कितने साल काम किया? 5 साल एटलीस्ट काम किया। तो प्रीवियस एम्प्लॉयर प्लस करंट एम्प्लॉयर दोनों का टर्म मिला के देख रहे हैं कि आपका 5 साल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिखा हुआ है यही वाली बात, पढ़ो। इफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, नहीं सेकेंड नंबर में लिखा है, पढ़ो। इफ द एम्प्लॉय हैज ट्रांसफर्ड हिज पीएफ बैलेंस टू द पीएफ अकाउंट मेंटेन विथ न्यू एम्प्लॉयर। पहली कंडीशन कि भाई आपने क्या किया, आप एम्प्लॉय थे, मैं इसको लिख के बता रहा हूं तब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मान लो ये प्रीवियस एम्प्लॉयर है, मान लो ये एम्प्लॉय जो है पहले कहां काम करता था? प्रीवियस एम्प्लॉयर में, ठीक है। इसका जो भी पीएफ अकाउंट का जो पैसा जमा था, अब इसकी नौकरी प्रीवियस यहां से छूट गई, अब नौकरी कहां लग गई? करंट एम्प्लॉयर के यहां। कहां लग गई? करंट एम्प्लॉयर बोल लो, प्रेजेंट एम्प्लॉयर बोल लो। तो अब ये आदमी इसके यहां जॉब कर रहा है, तो इसके यहां जॉब कर रहे हैं ना, तो इसके पास है ना जो पीएफ अकाउंट में जो पैसा पड़ा था, यहाँ पे इसके पास 2 ऑप्शन था कि ये पैसा निकाल ले और विड्रॉ कर ले, या फिर ये पैसा निकाल ले और इसको नया जो एम्प्लॉयर है उसके साथ कंटिन्यू करवा दे। अगर इस आदमी ने ऐसा कर लिया तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगा ना भाई, लेकिन देखेंगे नौकरी किस लिए छुट्टी है, ठीक है। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया, ये पैसा कहां कंटिन्यू करवा दिया? नए वाले में। तो यहां पर काम किया था कितने साल और टोटल यहां पर काम किया था कितने साल, दोनों मिला के 5 साल हो रहा है कि नहीं वो देखा जाए। मतलब उसने 2 शर्त पूरी करनी है। 5 साल देखने के लिए आपने अपना पुराना वाला जो है पीएफ का पैसा उसको नए वाले के अंदर में ट्रांसफर करवाया है, तो दोनों का आपको पीरियड मिलाकर देखना है कि 5 साल हुआ है। क्लियर है? तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पुराने पीएफ अकाउंट में अकाउंट एक ही होता है किसी भी एम्प्लॉय का, वहां पे एम्प्लॉयर चेंज हो जाता है, वहां पे एम्प्लॉयर चेंज हो जाता है। क्लियर है? पीएफ अकाउंट नंबर एक होता है, यूएएन नंबर आता है एम्प्लॉय का, यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है। उस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के अंदर पीएफ का आपका रहता है। मतलब आपका अकाउंट खुला, जब आप पिछले वाले के यहाँ काम करते थे तो एम्प्लॉयर आपका पिछला वाला रजिस्टर्ड था। अब आप नौकरी छूट गए तो एम्प्लॉयर अपने यहाँ से डिलिस्ट कर देगा आपको, मतलब निकाल देगा, हटा देगा। उसके बाद फिर आप नए एम्प्लॉयर के यहाँ जाओगे तो नया वाला एम्प्लॉयर, उसमें अकाउंट आप ही का है लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाला चेंज हो गया। तो अकाउंट पुराना ही है, बस ट्रांसफर हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयर का नाम ट्रांसफर करवा रहे हैं। ऐसा आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका क्या, आरपीएफ भी खत्म, आरपीएफ भी खत्म। अब मेरे को एक छोटी सी बात बतानी है, सुनो। जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इंटरेस्ट, ब्याज, क्या मिल रहा है? ब्याज जो मिल रहा है, यहां पर लिख तो दिया है एग्जेम्प्ट, यहां पे लिख दिया क्या, लेकिन इसका कुछ पोर्शन टैक्सेबल होगा एज अ परक्यूजिट।
ये असेसमेंट ईयर 22-23 से नया एक अमेंडमेंट आया है। जो ब्याज मिल रहा है क्या लिखा है, 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, यहाँ पे फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ऐसा लिखा है। लेकिन इनका जो ब्याज है वो मतलब जब आप लोग क्या बोलते हैं परक्विजिट में पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे इसका ना परक्विजिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब एक लेवल तक आपको छूट मिल रही है कि इतना तक अगर आपका आ रहा है तो एग्जेम्प्ट, लेकिन उसके ऊपर अगर जा रहा है तो उसको परक्विजिट मान लेंगे। पहले नहीं हुआ करती थी परक्विजिट, अभी अभी इसको चालू किए, मतलब पिछले असेसमेंट ईयर से 22-23 से। नहीं, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, आपको डायरेक्टली थोड़ी दे रहे हैं, कोई एक प्रकार की फैसिलिटी है। आपको नकदी थोड़ी पैसा दे रहा है खर्च करने के लिए, आपके नाम से पैसा उधर जमा हो रहा है। ठीक है, तो मॉनेटरी बेनिफिट बोल भी सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपको नहीं मिल रहा है वो पैसा। क्लियर है मेरी बात? तो सेक्शन 10-11 और सेक्शन 10-12 क्या बोलता है, मैं लिख दूं यहाँ पे, पॉइंट नंबर 3 में लिख रहा हूं। नहीं, उसका अंदर में क्या लिखा है वो बता रहा हूं। सेक्शन 10-11 ये क्या बोलता है सुनो, ये सेक्शन लिखा है, एनी पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड सेक्शन 10-11 क्या बोलता है, एनी पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड टू विच प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 applies, that is SPF or from public provident fund. Public provident fund would be exempt, ये लिखा हुआ कौन से सेक्शन में, सेक्शन 10-11 में, कि कोई भी पेमेंट किससे मिल रहा है, फ्रॉम प्रोविडेंट फंड टू विच पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट अप्लाइज, 1925 वाला। तो ये ऐसे कौन से प्रोविडेंट फंड पर 1925 वाला लगता है, एसपीएफ में लगता है, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है। अगर इन दोनों टाइप्स के प्रोविडेंट फंड से अगर कुछ भी पेमेंट मिल रहा है, क्या क्या पेमेंट मिलता है, ब्याज मिलता है और मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है, दो चीजें मिलती है, तो जो भी अमाउंट वहां से आ रहा है वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट। ये कौन बोलता है, सेक्शन 10-11। और सेक्शन 10-12 क्या बोलता है सुनो, सेक्शन 10-12 ये बोलता है, accumulated balance due and becoming accumulated balance due and becoming एक मिनट, accumulated balance due and becoming payable to an employee participating in recognized provident fund
रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वुड बी एग्जेम्प्ट। ये दो बातें लिखी हुई है सेक्शन 10(11) और सेक्शन 10(12) में। 10(11) किसके ऊपर अप्लाई होता है? एसपीएफ और पीपीएफ के ऊपर। बोलता है कि कोई भी पेमेंट, एनी पेमेंट का मतलब क्या होता है? एनी पेमेंट के अंदर दो बातें इंक्लूड होती है, एक ब्याज और दूसरा लमसम अमाउंट। अगर प्रोविडेंट फंड से मिल रहा है, कौन से प्रोविडेंट फंड से? एसपीएफ से और पीपीएफ से, तो वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। और सेक्शन 10(12) किसके बारे में? आरपीएफ के बारे में। क्या बोलता है? एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू, accumulated balance due and becoming payable to an employee participating in recognized provident fund would be exempt, would be exempt। आई बात समझ में? ये सेक्शन 10(12) बोलता है और ये इन लोगों का कौन बोलता है? 10(11) बोलता है। इतनी बात समझ में आई? चलो, अब हमारा एक बच गया क्या? यूआरपीएफ। ऐसा प्रोविडेंट फंड जो ना तो आरपीएफ है, जो ना तो एसपीएफ है, ना जो पीपीएफ है, मतलब अनरिकॉग्नाइज, जिसको कमिश्नर ने मान्यता भी नहीं दी हुई है, रिकॉग्नाइज नहीं करके रखा है, लेकिन प्रोविडेंट फंड है, पैसा डलता है उसमें भी, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सुनो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? एग्जेम्प्ट लिखा हूं क्या मैं? एग्जेम्प्ट नहीं लिखा हूं। शुरू के दो में और लास्ट वाले में तो एप्लीकेबल है ही नहीं। शुरू के दो में क्या लिखा हो? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है ना अभी ना बाद में कभी भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन नॉट टैक्सेबल का मतलब है अभी टैक्स नहीं लिया जाएगा लेकिन बाद में लिया जा सकता है। नॉट टैक्सेबल मतलब क्या लिखा है? पढ़ो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल है। क्यों नॉट टैक्सेबल? व्हेन, जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा ना तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो टैक्सेबल नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन करते वक्त वो टैक्सेबल नहीं है। आ रही बात समझ में? मतलब यूआरपीएफ में अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है कौन? एम्प्लॉयर, तो वो क्या होगा? नॉट टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट नहीं बोला, नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। उसके बाद यूआरपीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? टैक्सेबल, बट अलग से टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो किस में जुड़ा रहता है? ग्रॉस बेसिक सैलरी में जुड़ा रहता है। एटीसी में डिडक्शन ले सकते हो क्या इसका? नहीं ले सकते। यूआरपीएफ का एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है। उसके बाद आगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट जब क्रेडिट होगा तो वो टैक्सेबल होगा क्या? क्रेडिट होते समय वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्रेडिट होते समय वो टैक्सेबल नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो टैक्सेबल होगा क्या? जब उसका लमसम अमाउंट मिलेगा ना यूआरपीएफ का, तब उस समय आपको 4 टुकड़े करने हैं यूआरपीएफ के। यूआरपीएफ का जब इकट्ठा आपको पैसा मिलेगा ना तो उसका 4 टुकड़ा करो। पहला क्या होगा भाई? अगर आपके यूआरपीएफ में मान लो 1 करोड़ रुपए जमा हो गया है, यूआरपीएफ में कितना जमा हो गया है? 1 करोड़ रुपए। तो ये 1 करोड़ क्या किसी एक ही जन का योगदान था क्या? नहीं, इसमें एम्प्लॉयर का भी योगदान था और किसका योगदान था? तो एम्प्लॉयर ने जितना पैसा डाला, कंट्रीब्यूट किया, उसके ऊपर ब्याज भी मिला होगा, और एम्प्लॉय ने जितना पैसा डाला उसके ऊपर भी ब्याज मिला होगा। तो टोटल कितने टुकड़े हो गए? वही पूछ रहे हैं। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है इज नॉट टैक्सेबल। जो एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप हर साल जब बेसिक सैलरी जोड़ते थे तो इनकम में तो जुड़ गया था, तो अब आप उसको टैक्सेबल नहीं करोगे। हरी बात समझ में? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉयर वाला जो कंट्रीब्यूशन है ना, जो इकट्ठा लमसम पेमेंट मिलेगा, तो उसको कौन से हेड में टैक्सेबल मानोगे? सैलरी वाले हेड में। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड। जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट है वो कहां टैक्सेबल होगा? इंटरेस्ट ऑन अदर सोर्स, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल होगा? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी में टैक्सेबल होगा। मतलब जब कंट्रीब्यूशन होते रहता है ना तो उस समय टैक्सेबल नहीं होगा। जब ब्याज मिलते रहेगा उस समय टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन जब उसकी मैच्योरिटी अमाउंट, लमसम अमाउंट निकालने की बात आएगी तब उसकी टैक्सेबिलिटी देखी जाएगी। बढ़ेगा उसका टेंशन। तो आरपीएफ में करवाना था जमा फिर।
यूआरपीएफ का मतलब यूआरपीएफ क्यों है ना, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जब लमसम पेमेंट मिलेगा तो उसका 4 टुकड़ा करना है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टैक्स लग चुका है उसका। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाएगा कितना, सैलरी हेड में, ठीक है, उसका टुकड़ा मतलब तो उसका दिया रहता है कुछ भी प्रोपोर्शन निकालने का। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, लेकिन कौन से हेड में, अदर सोर्सेस में। और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल होगा, सैलरी हेड में। आ रही बात समझ में? तो ये है भाई पूरा प्रोविडेंट फंड का रूल जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, पूरा आप लोगों को इसको याद रखना है। हाँ देखो, इसका है ना सेपरेट क्वेश्चन आने का चांस, इसके ऊपर जो परक्यूजिट वाला मैं बताया ना अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है ना, जहां पे आप लोगों का एक लेवल से अगर ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो आपका परक्यूजिट वैल्यू का वैल्यू निकालेंगे, तो उसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आएगा, पूरा चांस है आने का। बाकी इंडिविजुअल छोटा मोटा कैलकुलेशन है ना, बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट बन के मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ अभी तक देखो हमारी क्लास है ना, अभी हम सैलरी पढ़ रहे हैं, अभी आज की बोल सकता हूं मैं दूसरी क्लास है ना। तो दूसरी क्लास में अभी हमने ना, अभी आने वाले 1-2 क्लास में रूल और चलेगा, ठीक, जिसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में अलाउंसेस करवाऊंगा और उसके बाद में परक्विजिट्स कराऊंगा। तो ओवरऑल पूरे हमारे है ना रूल खत्म हो जाएंगे। क्या होता है, सैलरी का जब कोई क्वेश्चन बनाने बैठते हो ना आप लोग, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे है ना रूल जुड़े हुए रहते हैं। और मैं अगर बोलूंगा ना चलो आधा ही पढ़ के अपन क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो कवर हो जाएंगे लेकिन बड़े क्वेश्चन कवर नहीं होंगे। तो मैं क्या सोच के रखा हूं कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा वो एक साथ कराऊंगा, पहले रूल हम पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। रूल हम पूरा कवर कर लेंगे ना तो आप लोगों को पूरा चैप्टर एक बार में समझ में आ जाएगा। बस क्वेश्चन स्टार्ट होने के पहले आप लोग एक बार पूरे रूल को रिवाइज जरूर करना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे ना तो आपको पिछला याद नहीं आएगा, ठीक। तो अभी तक हमने क्लास में क्या क्या कर लिया है कि भाई सैलरी चैप्टर जो है, सैलरी जो है कि इसकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, ये कितने सेक्शन के अंदर कवर्ड है, 3 सेक्शन, 15, 16 और 17। 15 किस बारे में बात करता है, बेसिस ऑफ चार्ज, 16 डिडक्शन के बारे में, 17 कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी में 4 चीज आती है मेनली, सैलरीज, अलाउंस, परक्विजिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। बेसिस ऑफ चार्ज वाला सेक्शन क्या बोलता है कि सैलरी जो टैक्सेबल होती है, ड्यू और रिसीवेबल दोनों में जो पहले होगा वो, ठीक है। एडवांस सैलरी और एरियर सैलरी हमेशा रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होती है। एडवांस सैलरी एक बार टैक्सेबल हो गई तो दोबारा उसको ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद रिसीव हो रही है अगर पार्टनर को सैलरी किसी फर्म से, तो वो टैक्सेबल नहीं होती, बिजनेस में बिजनेस हेड में टैक्सेबल होती है, सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। सैलरी की इनकम देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो सैलरी की इनकम होगी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो बिजनेस की इनकम होगी, सैलरी की इनकम नहीं होगी। रिलेशनशिप ऑफ मास्टर और सर्वेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट के तरह रिलेशन नहीं होना चाहिए उनके बीच में, अगर हो रहा है तो वो इनकम सैलरी नहीं कहलाएगी। एम्प्लॉय मतलब एजेंट कमाएगा पैसा लेकिन उनको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं बोला जाएगा, क्लियर है। फॉरगोइंग सैलरी क्या होती है, 1 आध महीने की सैलरी या थोड़े 1-2 कुछ महीने की सैलरी को आप क्या कर दिए, ड्यू होने के बाद बोल दी कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए सैलरी, आप इसको कहीं डोनेट कर दो अपने एम्प्लॉयर को, ऐसा आपने बोला, तो हो गई फॉरगो सैलरी, ये टैक्सेबल होती है अंडर दैट सैलरी। लेकिन सरेंडर ऑफ सैलरी क्या होती है, ये कोई भी एम्प्लॉय अगर अपनी सैलरी को सरेंडर करता है किसके सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, कौन से एक्ट के तहत, वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सर्विस, वारंटी सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट के सेक्शन 2 के अंडर वो क्या करता है, सरेंडर कर देगा सैलरी को, तो ये टैक्सेबल नहीं होगी, एग्जेम्प्ट हो जाती है। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से टाइम मतलब किस टाइप का जॉब करते हो, पार्ट टाइम करते हो कि फुल टाइम, जो सैलरी मिल रही है वो टैक्सेबल ही होगी। टैक्स फ्री सैलरी का मतलब एम्प्लॉयर क्या करता है, सैलरी का, तो सैलरी के ऊपर जो टैक्स बन रहा है उसका बर्डन उठा लेता है कि मैं ही पे करूंगा टैक्स, ठीक है। तो बर्डन उठा लिया तो मतलब आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो टैक्स फ्री, उसके ऊपर आपको टैक्स 1 रुपया नहीं देना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स फ्री सैलरी मिल रही कितनी, 5,50,000, और एम्प्लॉयर अलग से टैक्स कितना पे कर रहा है,
तो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी मानेंगे? 5,65,000 मानेंगे। क्लियर है? ये जो 15,000 है इसको देखेंगे परक्यूजिट्स में। ठीक, उसके बाद सैलरी की इनकम का प्लेस ऑफ एक्रूअल देखना है कि कहां पे एक्रू हो रही है। तो इसके लिए दो कंडीशन है। ये आपको पहले एजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये एज्यूम करना पड़ेगा कि सैलरी का पेमेंट कहां किया जाता है, जहां पे वो जहां पे पेमेंट वहां किया जाता है जहां पे सर्विसेज रेंडर की जा रही है। ठीक है, और उसके बाद ये जो प्रोविजन मैं बता रहा हूं किसके किसके ऊपर अप्लाई होता है? पेंशन के ऊपर भी और लीव सैलरी के ऊपर भी अप्लाई होता है। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा प्लेस ऑफ एक्रूवल के लिए कि सर्विसेज कहां रेंडर करी जा रही है। सर्विसेज इंडिया में रेंडर करी जा रही है कि इंडिया के बाहर? इंडिया में अगर रेंडर करी जा रही है तो सैलरी एक्रूड और अराइज इन इंडिया होगी। इंडिया के बाहर है तो आपको देखना पड़ेगा इंडियन सिटीजन और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सर्विस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी करे तो एक्रूड इंडिया ही होती है। लेकिन अदर कंडीशन है तो सैलरी को डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानना है। इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन करने के लिए इस फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेक्शन 17(1), 17(3)(2), 17(2), 17(3). ठीक, सबको जोड़ोगे सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूजिट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी को जोड़ोगे तो ग्रॉस सैलरी मिलेगी। इसके बाद डिडक्शन माइनस करोगे सेक्शन 16 का। 3 टाइप के डिडक्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये तीनों का आपको डिडक्शन मिल जाएगा तो आपको जो लास्ट में बचेगी उसको क्या बोलेंगे? इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। अब यहां पर जो फॉर्मेट में लिखा है ना इसको एक एक करके अपन इलेबोरेट कर रहे हैं। सेक्शन 17(1), सेक्शन 17(1) अभी तक की क्लास में हमने 17(1) ही खत्म किया है। अभी कल की क्लास से मैं क्या करने वाला हूं? अलाउंसेस कराऊंगा, परक्यूजिट कराऊंगा और उसके बाद प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी कराऊंगा। तो 2 क्लास आने वाली जो है ना हमारी 2 क्लास आने वाली 2 क्लास, इसमें अलाउंसेस तो पूरा एक क्लास में चलेगा, परक्यूजिट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी जो चलेगा पूरी एक क्लास ले लेगा, और एक क्लास में अपना क्या जाएगा? डिडक्शन एक क्लास नहीं लेगा, 5 से 10 मिनट लेगा बस। तो मान के चलो मैं इन्हीं में से कहीं पे डिडक्शन साथ में करवा दूंगा। तो ये होने के बाद हम है ना रूल वाइज पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। 35 से 40 क्वेश्चन है बनाने के टोटल। ठीक है, चलो सैलरी सेक्शन 17(1) क्या बोलता है? सेक्शन 17(1) क्या बोलता है? सैलरी इंक्लूड्स, पहला क्या है? वेजेस। सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, एनी एन्युटी और पेंशन, एनी ग्रेचुटी, एनी फीस, कमीशन, परक्यूजिट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और in addition to salary or wages, any advance of salary, any payment received by an employee in respect of any period of leave not availed by him। ठीक है, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड क्या था? अभी मैंने आप लोगों को प्रोविडेंट फंड करवाया। अब इसको वापस पढ़ो तो अब आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा। एनुअल एक्रीशन, एक्रीशन मतलब बढ़त, एक्रीशन का मतलब बढ़ना। एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट चार्जेबल टू टैक्स। आरपीएफ में 12% से ऊपर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है ना वो कितना तक एग्जेम्प्ट होता है? और 12% किसका? सैलरी का। और इंटरेस्ट कितना एग्जेम्प्ट होता है? 9.5% क्रेडिट बैलेंस का। तो वो तो एग्जेम्प्ट पोर्शन है, उसके ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या होता है? टैक्सेबल। तो वही बोल रहा है कि जितना एग्जेम्प्ट होता है वो तो ठीक है, उसके ऊपर जो अमाउंट और एक्स्ट्रा जा रहा है वो कौन से वाले प्रोविडेंट फंड का? बाकी सबका तो एग्जेम्प्ट होता है कि नहीं? यहाँ पे इसलिए बात किसकी हो रही? सिर्फ आरपीएफ की बात हो रही, क्योंकि उसी का ही 12% और 9.5% देखा जाता है। तो प्रोविडेंट फंड में अकाउंट में जो पैसा बढ़ेगा तो उसमें सैलरी किसको मानना है उसकी बात हो रही है। तो सैलरी किसको मानोगे? 12% तक का तो सैलरी मानोगे नहीं क्योंकि एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर की ही अमाउंट को क्या मानोगे? सैलरी मानोगे ना। तो वही बोलने की बात कर रहे हैं कि अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 12% से ऊपर है और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अगर ब्याज का जो है 9.5% से ऊपर है तो उसको एनुअल एक्रीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो वो सैलरी का पार्ट बनता है। थी इतनी सी बात, लेकिन उसको ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो समझ में नहीं आता। 12% से ऊपर और 9.5% से ऊपर की बात कर रहे हैं, वही तो सैलरी में जोड़ते हो ना, जो टैक्सेबल पोर्शन है वो। एग्जेम्प्ट वाला थोड़ी जोड़ोगे, वो बात होती है।
हाँ, स्टडी मटेरियल एक्ट की लैंग्वेज है। हाँ हाँ, यहाँ पे ऑफ, जैसे ये जो ऑफ बाय ये भी लिखा है ना, ये भी लिखा ही अच्छा। एग्जेम्प्ट मतलब सैलरी में जुड़ेगा ही नहीं, नहीं आएगा। डिडक्शन सिर्फ उसी का मिलेगा जो टैक्सेबल पोर्शन है उसमें से। सेम सेम दिखाऊं? नहीं, एक बार चेक कर लो ना, ज्यादा आपको संतुष्टि मिलेगी। नहीं, देखना जरूरी है, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, देखना जरूरी है। ये पढ़ो, ग्रे कलर के बॉक्स में है। देखो भाई लोग, जो भी क्लास देख रहे हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, या कल को आप लोग रिकॉर्डिंग देखोगे, स्टडी मटेरियल है ना, ये सुप्रीम है। सुप्रीम समझते हो? जितने भी फैकल्टीज है, सारे फैकल्टी बहुत मेहनत करते हैं अपने नोट्स वोट्स सब बनाने के लिए, सब अच्छे नोट्स है, लेकिन वो समझने के लिए है। उसको आप समझोगे, उसको फॉलो करो, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। लेकिन सबसे ऊपर है स्टडी मटेरियल आपके पढ़ाई के लिए एज अ स्टूडेंट। लेकिन स्टडी मटेरियल के अंदर भी जो बातें लिखी हो कहां से आ रही है? इनकम टैक्स एक्ट से आ रही है। तो जो लिखता है बुक, वो उन चीजों को इंटरप्रेट करके बुक में डालता है अपने, ठीक है। तो कुछ बातें प्रोविजंस है और कुछ बातें जनरल बातें लिखी हुई जो समझाने के लिए है। लेकिन आप जो भी बुक से पढ़ो, जिससे भी पढ़ो, स्टडी मेट को फॉलो करना ही है आपको। अगर आप स्टडी मटेरियल को फॉलो नहीं कर रहे हो, मतलब है ना बहुत बड़ा एक है ना गैप कर रहे हो आप अपनी पढ़ाई में। ठीक है, कॉन्सेप्ट सब समझ में आएगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो वहां पे क्वेश्चंस कहां से उठ के आएंगे? जो वर्डिंग्स आएगी स्टडी मेट की रहेगी, है ना। तो और जो जो टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि आप लोगों को समझाने के लिए लैंग्वेज इजी यूज करते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए। वो भी गलत नहीं है अपनी जगह, लेकिन कभी कभी उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि बच्चा जब इजी लैंग्वेज पढ़ते रहता है समझने के लिए, तो वो चीज वो कभी पढ़ा ही नहीं, वैसे वर्ड देखा ही नहीं है, और सीधा वो एग्जाम में जाएगा तो मैच नहीं करती वो चीज, तो फिर दिक्कत आ जाती है ना। तो इसलिए टीचर के नोट्स समझने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन स्टडी मेट को छोड़ना भी जरूरी, मतलब छोड़ना एक गलती है बहुत बड़ी, उसको भी पढ़ के जाना है। ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सबको, आप सारे सब्जेक्ट के लिए बात बोल रहा हूं मैं। चलो, तो देखो पढ़ो ना, वही लिखिए सारी बातें। उसके बाद प्रोविडेंट फंड के अंदर दूसरा क्या, प्रोविडेंट फंड के अंदर बात लिखिए, पढ़ो। ट्रांसफर्ड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज चार्जेबल टू टैक्स। ट्रांसफर्ड बैलेंस मतलब ट्रांसफर करते हैं बैलेंस, एक एम्प्लॉयर से पैसा ट्रांसफर करके दूसरे में जा रहा है, तो वो वाली बात होती है जो इतना परसेंट टैक्सेबल है वो। ठीक है, उसके बाद द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रिफर्ड टू इन सेक्शन 80cc डी। The contribution made by central government in the previous year to the Agniveer Corpus Fund account of an individual enrolled in the Agnipath scheme referred to in section 80cc H। तो हम है ना अभी एक एक करके ना वेजेस ये सब 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 धीरे धीरे हम आते जा रहे थे आगे, प्रोविडेंट फंड तक हम पहुंच गए हैं। और ये जो है इसका ज्यादा लोड नहीं लेना, ये सिर्फ इसमें समझने वाली बात नहीं, सिर्फ इसको सैलरी में जोड़ना है, इसकी अमाउंट को उठा के जोड़ना बस है। यहां तक कि प्रोविडेंट फंड सबसे ज्यादा अभी तक आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अग्निवीर का कोई प्रोविडेंट फंड नहीं होगा, अग्निवीर कॉर्पस फंड के नाम से एक अकाउंट खुलेगा, वो अग्निवीर में जो लगे हैं ना जॉब में, उनके लिए अप्लाई होता है बस। हाँ हाँ हाँ, उनके लिए अप्लाई होता है ये। तो वेजेस का मतलब क्या होता है? पहला, वेजेस जो वर्ड है, वेजेस, सैलरी और बेसिक सैलरी, ये इंटरचेंजेबली यूज होता है। इंटरचेंजेबल मतलब आप वेजेस बोल लो, बेसिक सैलरी बोलो, सैलरी बोलो, एक ही मतलब है सबका। और वेजेस के अंदर और क्या क्या इंक्लूड होता है? बोनस, डियरनेस पे एंड अदर मोनेटरी पेमेंट्स, फॉर एग्जांपल नोटिस पीरियड सैलरी और ओवरटाइम पीरियड, ओवरटाइम पेमेंट्स। एन्युटी में क्या होता है? एन्युटी एक ईयरली सम है पेबल टू अ पर्सन, इट मे बी रिसीव्ड फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर और फ्रॉम पास्ट एम्प्लॉयर और पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। एन्युटी एक एनुअल पेमेंट होता है, या आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर, पास्ट एम्प्लॉयर या फिर कोई थर्ड पार्टी भी आपको पे कर सकता है। अगर आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर दे रहा है तो इसको कहां लोगे? अगर पास्ट एम्प्लॉयर दे रहा है तो, और अगर किसी अदर पर्सन से मिल रहा है तो अदर सोर्सेस। क्लियर है?
रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर क्या आता है? पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, ग्रेचुटी, लीव एनकेशमेंट एंड रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन। इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे आगे। फीस एंड कमीशन, कमीशन में भी फिक्स्ड, कमीशन में भी ऑफ फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और प्रॉफिट। उसके बाद प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या होता है, इसको अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड के बारे में मैंने ये सब बताया, ठीक। प्रोविडेंट फंड टोटल कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। एक होता है आरपीएफ, दूसरा होता है एसपीएफ, तीसरा होता है यूआरपीएफ और चौथा होता है पीपीएफ। और प्रोविडेंट फंड के टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, डिडक्शन देखना है, चैप्टर 6A वाला बोल सकता हूँ या फिर 80C भी बोल लो। इंटरेस्ट जो प्रोविडेंट फंड के क्रेडिट बैलेंस में मिल रहा है वो, और लमसम पेमेंट जो मिल रहा है वो। लमसम पेमेंट का अलग अलग नाम है, मैच्योरिटी अमाउंट बोलो, लमसम पेमेंट बोलो, एक्यूमुलेटेड बैलेंस बोलो, जो भी है। तो आरपीएफ के केस में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है कितना परसेंट तक एग्जेम्प्ट होगा? किस चीज का? 12%। सैलरी का। सैलरी मतलब क्या होता है यहाँ पे? बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंस कंडीशनल वाला और कमीशन ऑन सेल्स, ये 4 चीजें इंक्लूड होंगी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है, बट सेपरेटली अलग से और मत जोड़ देना, क्योंकि ऑलरेडी किसमें इंक्लूड होता है? ग्रॉस बेसिक सैलरी में। 80C का डिडक्शन मिलेगा अगर आपने ऑप्ट आउट किया हुआ है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से, मतलब आप ओल्ड स्कीम में हो। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड क्रेडिट बैलेंस का 9.5% तक क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर टैक्सेबल। और लमसम पेमेंट एग्जेम्प्ट होगा, इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्प्ट होगा, बट कुछ कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है वो? ये वाली कंडीशन है कि भाई नौकरी में आपने टोटल कितने साल तक काम किया है? 5 साल तक, ठीक है। ये 5 साल जो देखोगे आप लोग कितने, मतलब प्रीवियस एम्प्लॉयर और करंट एम्प्लॉयर दोनों का मिला के देखना है, बशर्ते कि आपने प्रोविडेंट फंड का बैलेंस अगले वाले के पास ट्रांसफर किया होगा, ठीक है। तो अगर आपने 5 साल तक काम किया तो एग्जेम्प्ट, और अगर 5 साल तक काम नहीं किया तो नौकरी किस वजह से छूटी वो देखना है। बीमारी की वजह से, एम्प्लॉयर का धंधा बंद हो गया, या फिर बिजनेस छोटा हो गया उसका, या फिर ऐसा कोई कंडीशन हो गया जो एम्प्लॉय के बियॉन्ड था कंट्रोल के। तो ये अगर है तो एग्जेम्प्ट, ये नहीं है तो देखना पड़ेगा आपने अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा ट्रांसफर कर दिया अगले एम्प्लॉयर के पास, या फिर 80CCD वाले एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अगर ऐसा किया है तो एग्जेम्प्ट, नहीं किया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लमसम अमाउंट किसके बारे में था? आरपीएफ। एसपीएफ के केस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय का टैक्सेबल होता है, बट ग्रॉस बेसिक सैलरी में इंक्लूड होता है, इसलिए अलग से टैक्सेबल नहीं होगा। 80C का डिडक्शन मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, बट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड एग्जेम्प्ट, लमसम अमाउंट एग्जेम्प्ट। हाँ, यूआरपीएफ, यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन करते समय टैक्सेबल नहीं होगा, ये बोल रहा है। कंट्रीब्यूशन करते समय टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाता है, जीबीएस में जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट क्रेडिट होते समय उसका ब्याज टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन जब लमसम अमाउंट इसका आएगा तब प्रोविडेंट फंड का यहाँ 4 टुकड़ा हो जाएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर ब्याज और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर ब्याज। तो एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन था ना, वो तो ऑलरेडी टैक्सेबल हो गया था, इसलिए अपन उसको दोबारा नहीं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी में, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर ब्याज मिलेगा अदर सोर्सेज में, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का ब्याज मिलेगा तो सैलरी हेड में जाएगा। क्लियर है? उसके बाद पीपीएफ, पीपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, क्योंकि ये वॉलंटरी टाइप का अकाउंट है, आप अपने मर्जी से खुलवाते हो। तो यहाँ पे पीपीएफ का जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या है? एम्प्लॉय कहां से कंट्रीब्यूट करता है? अपने इनकम में से, तो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी क्या होगा? इनकम जोड़ दिए, मतलब पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन भी उस इनकम में जुड़ चुका है, ठीक है। डिडक्शन मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी, वही ऑप्ट आउट करना पड़ेगा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। एग्जेम्प्ट होगा क्या इसका ब्याज? हाँ। लमसम अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा क्या? हाँ। ये हो गया आपका पीपीएफ का, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 10 क्या बोलता है? 10(11) क्या बोलता है कि कोई भी पेमेंट अगर आपको प्रोविडेंट फंड से मिल रहा है, कैसे प्रोविडेंट फंड से मिल रहा है? ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसके ऊपर प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाई होता है। तो कौन सा प्रोविडेंट फंड हुआ? एसपीएफ। और दूसरा पीपीएफ लिखा है इसमें, पीपीएफ में हाँ 1968 है ना, पीपीएफ में 1968 वाला है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के प्रोविडेंट फंड से अगर कोई भी अमाउंट मिल रही है तो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट, ब्याज और लमसम अमाउंट। और एक्यूमुलेटेड बैलेंस अगर आपका पेएबल हो जा रहा है, कौन से केस के, कौन से प्रोविडेंट फंड में?
आरपीएफ में, तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। लेकिन उसके कंडीशन, ठीक है, ये नहीं लिखा है, इसमें मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आई है, तो मैं थोड़ा सा उसको राइटिंग सुधार के मैं उसको फिर से नोट करके भेज दूंगा, क्योंकि इसके अंदर अभी ये तो हम सेक्शन पढ़े हैं, इसका प्रोविजो भी है। प्रोविजो मतलब समझते हो, एक्सेप्शंस, अभी वो भी मेरे को बताने हैं, क्योंकि इसका प्रोविजो सीधा आपको खींच के कहां लेके जाएगा मालूम है, परक्यूजिट में लेके चला जाएगा। तो इसलिए मैं अभी उसकी डिस्कशन यहाँ के लिए, जो सैलरी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 71 सैलरी में, तो मैं सैलरी की बात करूंगा। जब मैं आपको परक्यूजिट में लेके जाऊंगा तब मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। तो इसका प्रोविजो सीधा उठा के आपको कहां ले जाएगा, परक्यूजिट्स में। ये मैं जो पीडीएफ आप लोगों को शेयर किया था, ये पीडीएफ में ये जो है ना, थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है अभी क्लास में, तो इसको अच्छे से लिख के फिर मैं आपको वापस से शेयर करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, और कल की क्लास में मैं क्या स्टार्ट करूंगा, अलाउंसेस कल चालू करेंगे, कल खत्म भी कर देंगे। परसों की क्लास में परक्यूजिट और डिडक्शन खत्म करेंगे, ठीक। परसों की क्लास थोड़ी सी लंबी जा सकती है, या फिर कल की क्लास में मैं चालू सोच रहा हूँ कि परक्यूजिट आधा स्टार्ट कर दूं, क्योंकि परक्यूजिट में थोड़ा वैल्यूएशन वाली बात आती है ना, तो कॉन्सेप्चुअल चीज होती है, तो टाइम लेता है परक्यूजिट, नो डाउट, ठीक है। ठीक है, एक क्लास एक्स्ट्रा भी लग गई तो क्या दिक्कत है ना, समझ में आना ज्यादा जरूरी है। चलो, तो अभी क्लास ओवर, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।